हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा आप सबों का बहुत वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं कुछ पर्सनल रीजन से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था काफी टाइम से, लेकिन जितनी भी सारी वीडियोस लाइंड अप है वो बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचसी वर्मा चैप्टर 30 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 में है। चैप्टर का नाम है गॉसेस लॉ, और इस चैप्टर में गॉसेस लॉ के सवाल तो है ही, साथ साथ मैंने देखा कि यहाँ पर कंडक्टर्स, इंडक्शन, शील्डिंग इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मिलाकर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, इसमें तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने देखे जो जानकर एक स्टूडेंट इस चैप्टर में काफी ज्यादा क्लैरिटी पा सकता है। तो मैंने काफी सारे पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस किया है, काफी थियरी पोर्शंस को भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको इस चैप्टर में काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। साथ साथ आपको इस चैप्टर में एक जो इंटरेस्ट चाहिए होता है शायद वो भी क्रिएट हो सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, स्मॉल प्लेन एरिया इज रोटेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया इज द फ्लक्स मैक्सिमम, और कौन सी ओरिएंटेशन में फ्लक्स जीरो होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्लक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हो जाती है E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम फ्लक्स कहां पे होगा? वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर एरिया है, राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस केस में फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और फ्लक्स की वैल्यू जीरो कब होगी? जब कॉस थीटा जीरो है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 है, मतलब एरिया वेक्टर इस साइड हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो, इस केस में फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। क्वाइट सिंपल। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, a circular ring of radius r made of non-conducting material is placed with its axis parallel to a uniform electric field. ठीक है, the ring is rotated about the diameter by 180. Does the flux of electric field change? If it does it increase or decrease? ये रिंग है, ठीक है। यहां पर अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं। अगर शुरुआत में हम माने कि एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ही है तो फ्लक्स शुरुआत में पॉजिटिव होगा, और अगर हम माने एरिया वेक्टर की दैट इज आउट ऑफ द प्लेन तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180, देन द फ्लक्स वुड बी नेगेटिव। मतलब साइड से देखे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एरिया वेक्टर उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। और एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन इसमें से कौन सा होगा? क्योंकि एरिया वेक्टर फ्लैट सर्फेसेस के लिए उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। फ्लैट सर्फेस के लिए इट कैन बी एनी नॉर्मल, अपवर्ड नॉर्मल और डाउनवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा? यस। अगर मैं पहले की बात करूं तो ये पहले ये होगा और बाद में हो जाएगा माइनस ये, या फिर मैं अगर पहले माइनस ये कहूंगा तो ये बाद में कितना हो जाएगा? ये। चेंज तो हुआ है, लेकिन इस ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ये चीज हम यहां पर नहीं बता सकते। ठीक है, ओके। Question number 3. A charge q is uniformly distributed on a thin spherical shell. What is the field at the center of a shell if a point charge is brought close to the shell? ठीक है, एक शेल के पास में हम पॉइंट चार्ज को लेके आए तो इस शेल के सेंटर पे फील्ड कितनी होगी? ये अगर नॉन कंडक्टिंग है तो फिर इस शेल में कोई इंडक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट चार्ज से जितना फील्ड क्रिएट किया इसके अंदर उतना फील्ड ही रहेगा। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग होगा तो यहां पर बात थोड़ी सी अलग होगी। कंडक्टिंग वाले केस में क्या होगा? इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज इंड्यूस भी होगा, मतलब क्यू की वजह से जिस तरफ फील्ड आई थी उसके ठीक ऑपोजिट इंडक्शन की वजह से भी फील्ड आएगी, तो नेट फील्ड अंदर में कैंसिल हो जाएगी। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। मतलब बाहर के फील्ड को कंडक्टर
अपने अंदर आने देता ही नहीं है। बाहर में भाई मारपीट हो जाए, उसके अंदर का फील्ड जीरो ही रहेगा, उसके अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यस, आंसर हमारा डिपेंड कर रहा है वेदर द स्ट्रक्चर इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4, स्फेरिकल शेल एक प्लास्टिक का बना हुआ है, उसपे चार्ज क्यू हमने दे रखा है, शेल के अंदर फील्ड क्या होगी? भाई सीधी सी बात है, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो उसके अंदर फील्ड जीरो होनी चाहिए, अगर चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तब। बोल रहा है भाई इसको अगर हमने हथौड़े से मार मार के इसकी शक्ल बिगाड़ दी, ये कुछ अलग शेप का हो गया, तो क्या नेट फील्ड इसके अंदर अब भी जीरो होगा? नहीं, नेट फील्ड जीरो सिर्फ स्फेरिकल वाले केस में ही होता है, अगर हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टर्स की। अगर हम नॉन कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो फिर ये इस तरीके से होगा। अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के केस में क्या होगा? स्फेरिकल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडक्टर्स में अगर शेप अलग भी हो ना, तो भी उसके अंदर की वैल्यू फील्ड ही जीरो ही रहेगी। अगर हम मेटल की बात करें, यहां पर इसके अंदर फील्ड की वैल्यू जीरो रहेगी, ये मैं प्रूव कर सकता हूं। मेटल्स आर इक्वी पोटेंशियल, मतलब एक पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा, दूसरे पॉइंट पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा। तो मैं यहां से यहां तक अगर ई डॉट डीएल करते करते जाऊं, तो ये वैल्यू मुझे जीरो मिलनी चाहिए। तो हमने कहा चलो भाई ई डॉट डीएल कर रहे हैं, तो मतलब हो गया होगा कुछ, ई डीएल कॉस थीटा का कोई कॉम्बिनेशन हुआ होगा जिससे यहां पर ई डॉट डीएल की वैल्यू जीरो आ रही है। लेकिन मैं चाहे किसी भी रास्ते से जाऊं, कहीं से घूम के जाऊं, हर रास्ते से ई डॉट डीएल जीरो हो रहा है। इसका मतलब यही हो सकता है कि ई की वैल्यू ही जीरो है। ठीक है, अब वही बात है ना, अगर हम अब कहीं भी टच कर रहे हैं, सर को टच कर रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है, नाक को टच कर रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है, पैर को टच कर रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है, शायद दर्द उंगली में ही हो, कुछ ऐसी बात है यहां पर। ठीक है, सो यहां पर फील्ड की वैल्यू ही जीरो है, इसीलिए किसी भी रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस हमें जीरो ही मिलेगा। ठीक है, नंबर 5, इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ कैविटी इन अ मेटल ब्लॉक, if a charge q is brought outside the metal, will the charge q feel any force? सेम क्वेश्चन, इसके अंदर हमने कैविटी बना दी, यहां पे रख दिया एक चार्ज को। अगर मैं बाहर में एक चार्ज लाऊंगा, चलो इस चार्ज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं बाहर में चार्ज लाऊंगा, तो क्या ये चार्ज इस कैविटी में फील्ड क्रिएट कर पाएगा? अभी अभी बताया मैंने, नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। तो भाई मैंने यहां पर कोई चार्ज भी रख दिया, तो क्या इस चार्ज को कोई फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ड्यू टू दिस वन? द आंसर इज नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रबर बलून इज गिवन अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्फेस। रबर है मतलब कैसा है ये? इंसुलेटर। इज द फील्ड इनसाइड द बलून जीरो इफ इट डज नॉट हैव अ स्फेरिकल शेप? अंदर में फील्ड जीरो नहीं होगी, बलून का शेप अगर स्फेरिकल नहीं है, तो फिर नॉन कंडक्टर्स के केस में फील्ड जीरो नहीं होगा। अगर ये कंडक्टर होता तो जीरो होता, नॉन कंडक्टर में सिर्फ स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करें तभी जाकर अंदर वाले पॉइंट से फील्ड जीरो होता है, या फिर सिलेंड्रिकल कुछ ऐसा लें तभी जाके जीरो होगा, लेकिन इस केस में ये जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। सेवेंथ, इट इज सेड दैट एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर कम्स टू द सर्फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर्स मैंने बहुत जगह गलत दिए हुए देखे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। शुड ऑल द प्रोटॉन्स कम टू द सर्फेस, मतलब एक कंडक्टर को हमने चार्ज दे दिया, तो अब तक हम सुनते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पे सारा चार्ज होता है, तो क्या सारे प्रोटॉन सरफेस पे आ जाते हैं? क्या सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाते हैं? तो ये तो आंसर सभी लोग कह देते हैं कि भाई प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते, वो तो एटम के अंदर ही रहेंगे, तो सरफेस पे सारे प्रोटॉन्स तो नहीं आएंगे, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सही भी है, मतलब ऑब्वियसली प्रोटॉन्स कैन नॉट कम टू द सर्फेस। किसी बॉडी को अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो हम ज्यादा प्रोटॉन्स नहीं डालेंगे, हम उससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, यही होता है ना। बिल्कुल। शुड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कम टू द सर्फेस, क्या सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएंगे?
ना बाबा, सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री कहां होते हैं? ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री नहीं होते, सारे तो आएंगे नहीं सरफेस पे। शुड ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम टू द सरफेस? मैं बहुत जगह देखता हूं कि ये आंसर दिया होता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। लेट मी सरप्राइज यू। कैसे? एक मेटल है, इसमें मान लो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बहुत ज्यादा होंगे, मैं 100 मान रहा हूं। मुझे इसे नेगेटिवली चार्ज करना है। मैंने इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, यहां हो गए 110 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके सरफेस पे अब हमें नेगेटिव चार्ज दिखना चाहिए ना। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा? 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या फिर जो तुमने 10 एक्स्ट्रा दिए उनकी वजह से? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। तो जो तुमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिए सिस्टम में, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जाएंगे। समझ आ रहा है? बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जाएगा, और या फिर अगर हमने इससे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले होते, तो फिर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़े अंदर पुल आ जाते, सो दैट सरफेस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बच जाए। ठीक है, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी सरफेस पे नहीं जाते, तब तो एक कोई मेटल जो है, अगर हमने उसे उसमें मान लो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब सारे ही चले गए सरफेस पे, अंदर में तो नेट पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा ना। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है अब। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव 1, पहला क्वेश्चन है, एक चार्ज को हमने एक प्लास्टिक की प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और दूसरे केस में हमने उसे एक मेटल की प्लेट पर, कॉपर की प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोनों का डायमेंशन सेम है। हम उसके सेंटर के पास के किसी पॉइंट पर फील्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमें उस प्लेट को इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट करना है। मतलब ये क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है कि अगर हमने यहां पर एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट लिया, और अगर हमने एक कंडक्टिंग प्लेट लिया, तो दोनों में यहां पर डिफरेंस क्या होगा? और दोनों में हमने बराबर चार्ज दे दिया, तो दोनों में क्या अंतर होगा? तो आंसर है, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। फील्ड एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू देम इन बोथ द केसेस इज सिग्मा बाय, सॉरी, क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। राइट? अब बोलोगे सर हमने फॉर्मूला तो अलग पढ़ा है, कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडक्टर के लिए जो सिग्मा डिफाइंड होता है, वो होता है Q बाय 2a, और नॉन कंडक्टर के लिए जो सिग्मा डिफाइन होता है, वो होता है Q बाय a। ठीक है, Q बाय 2a क्यों? क्योंकि यहां पर जो चार्ज हमने दिया, यहां पे इसके दो सरफेसेस हैं। कंडक्टर के हमें दो सरफेसेस मानने होते हैं, नॉन कंडक्टर का सिर्फ एक सरफेस होता है। तो यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सरफेस पे होगा, लेकिन चार्ज के हिसाब से अगर हम बात करें, तो दोनों जगह फील्ड सेम होनी चाहिए। तो पहले केस में अगर 10 वोल्ट पर मीटर है, तो यहां पर भी 10 वोल्ट पर मीटर ही फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a metallic particle having no net charge is placed near a finite metal plate carrying a positive charge। एक मेटल प्लेट हमने लिया जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे हमने एक पार्टिकल को रख दिया। तो यहां से क्या होगा, इस मेटल प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के कारण, और ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, इस पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा दूसरी साइड। तो मैं कह सकता हूं नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास है, तो अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगा, रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा। तो नेट बाय नेट अगर हम बात करें, तो यहां पर मतलब अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, रिपल्शन होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। सो नेट इफेक्ट इज अट्रैक्टिव। तो आंसर होनी चाहिए टुवर्ड्स द प्लेट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, अ थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल कंटेन्स चार्ज Q ऑन इट। यहां पे चार्ज Q है, और पॉइंट चार्ज स्मॉल q को हमने सेंटर पे रखा है, और एक Q1 चार्ज को हमने बाहर रखा है। तो यहां पर हमसे पूछा जाएगा कि
फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर, इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि अगर मान लो ये वाला चार्ज थोड़ी देर के लिए नहीं है, तो क्या ये चार्ज इस क्यू पर कोई फोर्स लगा सकता है? नहीं लगा सकता, क्योंकि ये अपने अंदर कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। ना ही फील्ड क्रिएट करेगा ये, ना ही फील्ड किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के वजह से आने देगा। ठीक है, तो मान लो हमने ये वाला चार्ज यहां पे ला दिया, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, ये जो चार्ज है ना, जो पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो क्या होगा, थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इस तरफ ज्यादा प्लस आ जाएगा और इधर थोड़ा माइनस रहेगा, और ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा सो दैट जो Q और Q1 में जितना रिपल्शन लग रहा है, उतना ही ये जो मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये इधर अट्रैक्शन क्रिएट कर देगा। मतलब नेट बाय नेट Q और Q1 में कोई भी इंटरैक्शन नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। सभी लोगों ने इस चैप्टर में पक्का पढ़ा होगा शील्डिंग इफेक्ट, तो ये वही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन वही है कि कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू द शेल। Q1 ने फोर्स किधर लगाया? इस तरफ लगाया। दिस इज द फोर्स ड्यू टू Q1। शेल की जिम्मेदारी क्या है? इस फोर्स को बैलेंस करे, तो शेल का फोर्स किधर लगना चाहिए? टुवर्ड्स राइट लगना चाहिए। बात समझ आई? तो इंडक्शन ही इसलिए होता है सो दैट ये इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसे जीरो कर पाए। बढ़िया। ओके, नंबर 5, electric charges are distributed in a small volume. The flux of the electric field through a spherical surface of radius 10 centimeter is this much. तो 20 सेंटीमीटर वाले के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? तो कोई भी मान लो चार्ज हमने यहां पर रखा, मैंने ये स्फीयर बनाया, इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? इस चार्ज ने जो इसके एक पॉइंट पे फील्ड क्रिएट की, जो फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन बिकॉज ये एक स्फेरिकल सरफेस है, जब मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं देख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू 4 पाई क्यू के बराबर हो जाएगी, या फिर ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ये इस स्फीयर के रेडियस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा? 25 वोल्ट पर मीटर यहां पर था, तो सेकेंड केस में भी आंसर हो जाएगा 25 वोल्ट पर मीटर। बात क्लियर है? और सिंपली ये भी हम कह सकते हैं, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। तो इस चार्ट से जितने भी सारे फील्ड लाइंस निकले, अब सारे तो हम बना नहीं सकते, मैंने कुछ यहां पे बना दिए। अब इतने ही सारे फील्ड लाइंस क्या इस वाले स्फीयर से भी क्रॉस नहीं करेंगे? तो मैं स्फीयर का रेडियस चाहे कुछ भी कर दूं, जो फ्लक्स एक से आएगा वही फ्लक्स दूसरे से भी आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर शोज एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ एज लेंथ l by 2। क्यूब जैसा लग तो नहीं रहा, बट मान लेंगे कि क्यूब है और इसका एज लेंथ है l by 2। इसमें ये वाली रॉड जो है ये इससे पास कर रही है, तो बोला गया है कि फ्लक्स के वेरिएशन को प्लॉट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये कांस्टेंट स्पीड v से इस तरफ मूव कर रही है। ओके, तो अगर मैं यहां पे चेक करूं, ये अगर l by 2 लेंथ का है, तो हम शुरुआत में क्या देखेंगे? जब ये रॉड एंटर कर रहा है, ठीक है, तो मैं बता सकता हूं कि शुरू के टाइम में जैसे जैसे ये रॉड इसमें एंटर करता जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे ये रॉड इसके अंदर एंटर करता जाएगा, इस क्यूब के अंदर जितना चार्ज है उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो मैं शुरुआत में देख सकता हूं, जब तक ये रॉड इसमें एंटर कर रहा है तब तक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि इन दोनों में वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। ऑप्शन सी में ये कांस्टेंट है, ऑप्शन बी में ये रिड्यूस कर रही है। बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? जब ये रॉड कुछ ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, जब रॉड का एक एंड क्यूब के एक साइड है, रॉड का दूसरा एंड क्यूब के दूसरे साइड है, अभी अगर ये रॉड थोड़ा सा मूव भी कर जाए,
क्या मैं बोल सकता हूं रॉड का जितना पोर्शन क्यूब के अंदर पहले था अभी भी उतना ही है? मतलब कुछ समय के लिए जो नेट चार्ज क्यूब के अंदर है दैट विल बिकम कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां से ऑप्शन ए रूल आउट हो जाता है, बिकॉज ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, ये हमेशा इंक्रीज ही करता जा रहा है, तो ये नहीं होगा। लेकिन मैं आगे भी दिखा दूं कि जब ये रॉड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तभी क्या होगा, तभी नेट चार्ज क्यूब के अंदर जो है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू डिक्रीज हो गई, ये ऐसी हो गई और ये ऐसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सिलेंडर के ठीक, इसका जो ऊपर वाला फेस होता है ना, क्रॉस सेक्शन, हमने उसके ठीक सेंटर पे एक चार्ज को रख दिया और हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल। बहुत ही सिंपल है ये, काफी लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक आइडेंटिकल सिलेंडर डाल देते हैं और इस चार्ज को पूरी तरीके से इनक्लोज करने की कोशिश करते हैं। मैं सिमेट्री से कह सकता हूं जो फ्लक्स ऊपर वाले सिलेंडर से होगा वही फ्लक्स नीचे वाले सिलेंडर के थ्रू भी होगा। और सिमेट्री से अगर मैं φ1 इक्वल टू φ2 बोल दूं, जिसको मैं फाई कह रहा हूं, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव 2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, गॉसेस लॉ के बारे में 4 चीजें कही गई हैं। हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज सही है, कौन सही नहीं है। पहला है, गॉसेस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब चार्ज सिमेट्रिकली अगर प्लेस्ड ना हो तो क्या गॉसेस लॉ वैलिड नहीं होगा? मतलब अगर मान लो मैंने एक स्फीयर लिया, मैंने सेंटर पे चार्ज को रखा, मैंने कहा स्फीयर के थ्रू फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्या मैं इस चार्ज को सेंटर के बदले कहीं और रख दूं तो क्या इसके लिए गॉसेस लॉ वैलिड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आंसर Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। या फिर अगर मैंने एक स्फीयर लिया और यह है गॉसियन सरफेस, इस स्फीयर पर मैंने चार्ज Q दिया, अभी गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। लेकिन मैंने अगर स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म कर दिया, आंसर फिर भी वही रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट का जो क्लेम है वो सही बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड पे आते हैं, गॉसेस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। क्या गॉसेस लॉ सिर्फ वैक्यूम में रखे चार्ज के लिए वैलिड है? नहीं, ये सारे मीडियम में चार्जेस के लिए वैलिड होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉसेस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड गॉसियन सरफेस। फील्ड जब हम लिखते हैं E डॉट ds लिखते हैं, ये वाली फील्ड किसके वजह से होती है? क्या ये अंदर वाले चार्जेस की वजह से होती है या फिर बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी होती है? जब भी हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इस पॉइंट पर नेट फील्ड कैलकुलेट करते हैं। नेट फील्ड कौन क्रिएट कर सकता है? चार्जेस कुछ अंदर में हो वो भी कर सकते हैं और कुछ चार्जेस बाहर में भी हो सकते हैं, उनके वजह से भी नेट फील्ड क्रिएट हो सकती है। तो इन सब के वजह से ये फील्ड क्रिएट हुआ, तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ अंदर वाले चार्जेस ही फील्ड क्रिएट करती हैं। फील्ड सारे क्रिएट करते हैं लेकिन फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले क्रिएट करते हैं, तो ये भी गलत मुझे लग रहा है। और डी में है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सर्फेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्लक्स ड्यू टू इंटरनल चार्जेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू आउटर चार्जेस। फ्लक्स ड्यू टू आउटर चार्जेस है 0, तो नेट फ्लक्स की हम बात करेंगे वो सिर्फ इंटरनल चार्जेस के वजह से ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही है, बाकी सारे ऑप्शंस सही नहीं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब। एक मेटल क्यूब है जो आइसोलेटेड है, किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, राइट?
बढ़िया, चार्ज को हमने यहां पे लाया, तो क्यूब में क्या होगा? क्या ये क्यूब नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा? नहीं, ये क्यूब पहले क्या था? न्यूट्रल। मतलब हर हालत में ये क्यूब न्यूट्रल ही रहेगा, इससे चार्ज कहीं भी जा नहीं रहा है, मतलब इसमें कोई भी तरह का चार्ज नहीं आ सकता। तो पहले दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन है द इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। राइट, ये मेटल क्यूब है, इसके इंटीरियर में चार्ज क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेटल का सारा चार्ज उसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी भी यहां पर गलत है। द इंटीरियर रिमेन्स चार्ज फ्री एंड द सरफेस गेट्स नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही, इंटीरियर पे चार्ज नहीं होगा, सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज क्यू अपने पास वाले एरियाज में ज्यादा नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, और जैसे थोड़ा सा दूर वाले फेजेस पे जाएंगे, थोड़ा सा कम नेगेटिव चार्ज वहां पर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर रहेगा। मतलब ये ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। तो दोनों मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मल्टीपल करेक्ट है तो हमेशा मल्टीपल आंसर ही होने चाहिए, कभी कभी उनका एक आंसर भी करेक्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a large non-conducting sheet is given a uniform charge density. Two uncharged small metal rods A and B are placed near the sheet as shown in the figure. तो क्या क्या होगा? ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग शीट ऐसे रखी हुई है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट के सामने हमने यहां पर रॉड्स को रखा है, तो इस रॉड के इस एंड पे प्लस आ जाएगा, या फिर चलो इस शीट पे हम मान लेते हैं, कुछ चार्ज के बारे में कहा नहीं गया है, तो मैं शीट पे चलो प्लस चार्ज मान लेता हूं। तो फिर रॉड पे यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। अगर ए और बी की बात करें, मैं इसे अलग अलग करके दिखा देता हूं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? बहुत सिंपल है। अगर प्लस चार्ज को मैं नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करता हूं, माइनस चार्ज को मैं साउथ पोल की तरह ट्रीट करता हूं, सो व्हाट विल हैपन? यहां पर ये नॉर्थ पोल की तरह होगा, ये साउथ पोल की तरह होगा, तो दोनों में क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से ए बी को अट्रैक्ट करेगा और बी ए को। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमें दिख रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये हो गया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बिल्कुल, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम देखते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, तो यहां पे मैं एच सी वर्मा के आंसर से थोड़ा सा डिफर करूंगा। अब एच सी वर्मा ने क्या सोच के आंसर दिया होगा मैं वो भी सबको बताऊंगा। तो अभी अगर हम एक इनफाइनाइट शीट की तरह अगर इसे ट्रीट करें, व्हाट विल हैपन? तभी क्या होगा? अगर मान लो मैं एक को देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसे देख रहा हूं, तो इनफाइनाइट शीट जो होती है ना, अपने आसपास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एंड पर ई है, तो यहां पर भी ई होगा, यहां पर भी ई होगा, यहां पर भी ई होगा। इस पूरे बॉडी पे अगर फोर्स निकालोगे ना, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटू ई। ई अगर यूनिफॉर्म है तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। एंड बिकॉज ये रॉड पे कोई चार्ज नहीं है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू शुड बी जीरो। तो नेट फोर्स ऑन द रॉड ड्यू टू द मेटल, सॉरी ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग शीट शुड बी जीरो। ठीक है, लेकिन अगर मैं शीट के फाइनाइटनेस को कंसिडर करूं, ठीक है, ये बहुत लार्ज हो सकता है लेकिन फाइनाइट ही होगा। अब अगर मैं इसे इनफाइनाइट ट्रीट करूं तो फिर ए और शीट में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, ना ही बी और शीट में। लेकिन अगर मैं फाइनाइटनेस को कंसिडर करूं, तो फील्ड की वैल्यू क्या होती है? शीट के पास में थोड़ी ज्यादा होती है, शीट से दूर थोड़ी सी कम होती है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज पे फील्ड थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मतलब ये थोड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, और ये थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ से रिपेल होगा। तो शायद आंसर वही सोच के दिया हुआ है, लेकिन बिकॉज यहां पे लार्ज कहा गया है, तो मैं ए और बी को आंसर नहीं मानूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। तो यहां पर क्या होगा? एक क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस की वैल्यू मान लो यहां पे जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस।
क्या सरफेस के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी? जरूरी नहीं है। मैं अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू रख दूं और यहाँ पे एक माइनस क्यू रख दूं, फिर भी नेट फ्लक्स इसके थ्रू जीरो होगा। लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे तुम फील्ड कैलकुलेट करके देख लेना, ये जीरो नहीं होगा। ई डॉट डीएस जीरो है, मतलब ये इंटीग्रेशन सिर्फ ई पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, यहाँ पे डीएस भी है, कॉस थीटा भी है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिहेव करता है, फ्लक्स उस पर डिपेंड करता है। तो मस्ट वाले आंसर पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। मे की जहां पे बात हो रही है, हाँ मे भी जीरो, ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर चार्ज ही ना हो तो फ्लक्स जीरो है, तो वो एक स्पेशल केस हो गया। तो मस्ट कहना गलत होगा, मे मैं कह सकता हूं द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। सरफेस के अंदर क्या चार्ज जीरो रहेगा? बिल्कुल, अगर फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू ही होती है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। ठीक है। चौथा है द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो। क्या इस सरफेस के आसपास भी चार्जेस नहीं होने चाहिए? हो सकते हैं, यहां पर Q1 Q2 में रख सकता हूं, लेकिन ये चार्जेस इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर्स हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। एक डाइपोल को हमने स्फीयर के सेंटर पर कहीं पर रख दिया। ठीक है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, जो हमने पिछले केस में देखा था। डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस से मिलकर बना होता है। तो यहां पर हमें ऑप्शन ए जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर, बिल्कुल नहीं। डाइपोल के कारण तो हमने पढ़ा था, अलग अलग पॉइंट पे हम फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली फील्ड यहां पर जीरो नहीं होने वाली है, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल तरीके से गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर ऑन द स्फीयर। क्या स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो नहीं है? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ड्यू टू अ डाइपोल? इसकी वैल्यू होती है के पी, पी इज द डाइपोल मोमेंट बाय आर क्यूब। ये तो सबने किया होगा ना, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा को तुम कुछ भी पुट कर दो, क्या ये वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये जो बोल रहा है ना ऑप्शन सी, इज नॉट जीरो एनीवेयर ऑन द स्फीयर, सही बोल रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन अ सर्कल ऑन द स्फीयर। नहीं बाबा, मुझे तो कहीं भी जीरो नहीं दिख रहा है, क्योंकि √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा ये कम से कम 1 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है। ये तो मुझे जीरो होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी को भी मैं सही नहीं कहूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस हमें दिख रहा है और यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे ए बी सी और डी हमने अलग अलग चार्जेस यहाँ पे रखे हैं। तो कहा गया है कि कौन से केस में द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज। मैंने अगर चार्ज को बी पे रखा, किसी भी चार्ज को, इससे फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। ठीक है, और जो भी फील्ड लाइन सरफेस को एक बार टच करे, बाय द वे अच्छे से याद रखना, जब फील्ड लाइन सरफेस में एंटर कर रही होती है द फ्लक्स इज नेगेटिव। अगर एक फील्ड लाइन एंटर करे सरफेस में तो फ्लक्स हम -1 यूनिट बोलेंगे। लेकिन अगर यही फील्ड लाइन सरफेस में एंटर भी करे और एग्जिट पे करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी फील्ड लाइन सरफेस में एंटर भी करे और एग्जिट भी करे तो ये जीरो फ्लक्स क्रिएट करती है। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं देखूं तो चार्ज क्यू के रखने से मैं तो ये सारी फील्ड लाइंस तो देख रहा हूं जो सिर्फ एंटर कर रही हैं, उसके बाद कहीं सरफेस से इनका कांटेक्ट नहीं है। ये वाली फील्ड लाइन का हो रहा है, ये दोबारा एंटर भी एग्जिट भी कर रहा है, दिस विल क्रिएट जीरो फ्लक्स। लेकिन बाकी जो फील्ड लाइंस है ना, दीज आर गोइंग टू क्रिएट फ्लक्स। मतलब बी पॉइंट पर चार्ज रखने से फ्लक्स सिस्टम पे चेंज जरूर होगा। ठीक है, यही चीज होगी अगर मैं चार्ज को कहां पे रख दूं, डी पे रख दूं। लेकिन सी पे रखने से क्या फायदा होगा? मैंने यहां पे चार्ज को रखा, तो यहां पे ऐसी कोई भी फील्ड लाइन नहीं है जो या तो सिर्फ एंटर करे
या तो सिर्फ एग्जिट करे। जितनी भी फील्ड लाइन होंगी क्या वो सब दो दो बार इस सरफेस को टच नहीं करेंगी, एक बार एंटर करने के लिए, एक बार एग्जिट करने के लिए। तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइन फ्लक्स क्रिएट नहीं कर पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि पोजीशन सी और पोजीशन ए, इन दोनों पोजीशंस पे हम अगर चार्ज को रखें तो यहां पर फ्लक्स इस पूरे सरफेस से क्रिएट नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी एंड ए। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, हमने यहां पर एक सरफेस बना दिया, इस बैटरी से हमने यहां पे कनेक्शन किया, तो ऑब्वियसली यहां पे हम देखेंगे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और जिधर करंट का फ्लो होगा उसके ठीक उल्टा मैं देख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चाहिए। तो पूछा गया कि एस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। तो अगर हम फ्लक्स को देखें तो फ्लक्स की वैल्यू होती है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं कह सकता हूं ये जो वायर है यहां पर, इस वायर में नेट चार्ज 0 है। जितने सारे प्रोटॉन्स होंगे इतने एरिया में उतने ही सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब अगर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके जस्ट बाहर था ये अंदर भी तो आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से वायर का नेट चार्ज चेंज नहीं होता, इसीलिए यहां पर फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी और हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी और ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहां पर है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है और यहां पे एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, मान लो ये थोड़ी देर पहले ये चार्ज नहीं था, तो क्या मैं कह सकता हूं ये कंडक्टिंग स्फीयर क्या है? दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर होगा, इसके हर पार्ट में चार्ज नहीं है। मतलब इसके अंदर मैं देखूं तो क्या इतना पोर्शन है इसके अंदर, दिस पोर्शन हैज गॉट 0 नेट चार्ज। तो शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब तुमने चार्ज को यहां पर रखा, एक पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या मैं कह सकता हूं नेगेटिव चार्ज इस तरफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ये कंडक्टिंग स्फीयर को न्यूट्रल रहना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड भेजेगा। तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड भेजेगा, तो अब हम जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं ना, इस सरफेस को ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर बाहर में चार्ज है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर अब नेट चार्ज इनक्लोज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो फ्लक्स की फाइनल वैल्यू है ये कुछ पाई नॉट होगी, जो पॉजिटिव होगा। पहले फ्लक्स की वैल्यू 0 थी, अब पॉजिटिव हो गई। क्या मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई? ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो विल रिमेन 0 नहीं, will become positive yes, will become negative nahi, will become undefined no. So the correct option is option B. Fine.